वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सजग, बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक करना है, आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आप पूरे नंबर पाएं, तो क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपके मन में, ध्यान से समझना, सबसे पहले आपके मन में आपको ये मानना पड़ेगा कि आप तो टॉपर बन चुके हैं। ठीक है, ये नहीं मानना है कि आप बनने वाले हैं या आप बन जाएंगे। आप अपने मन में सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि आप तो टॉपर बन चुके हैं। जिस दिन से आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप टॉपर बन चुके हैं, आप यकीन मानिए बच्चों, आप टॉपर बन जाएंगे। आपको कभी भी फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी है, आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात करनी है कि आप तो इस प्रेजेंट क्लास के टॉपर हैं। आप इंडिया के उन कुछ चंद बच्चों में हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट रहेंगे, कर रहे थे, नो, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, आप अपने सामने एक पेपर पे एक चीज चिपका के लिखिए कि मैंने टॉप कर लिया है एंड आई गॉट, जितना भी आपको परसेंटेज चाहिए है उतना परसेंटेज आप एक प्लेन पेपर में लिखकर सामने चिपका लीजिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप अपने आप को टॉपर मानिए कि आप टॉपर है और जो भी परसेंटेज आप चाहते हैं उसको आप अपने सामने लिख लीजिए। आप टॉपर नहीं बन गए ना तो मेरा नाम, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो ये तो आसान सी बात है। फिर उसके बाद यू नीड टू सेट योर टारगेट। आपको अपना टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। किस चीज का टारगेट सेट करना है? आपको मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए फेब एंड में है, ठीक है। मान लो आपका एग्जाम कब है? फेब एंड में है। तो आपका जो गोल है वो आपके आज से 3 महीने के लिए क्या आपने प्लान बना रखा है उसके लिए भी होना चाहिए। आपका जो प्लान होना चाहिए वो वीकली भी होना चाहिए। समझो बात को, आप ऐसा ना सोचे कि आपको एक दिन का प्लान बनाना है, आपको वीकली प्लान भी बनाना है और साथ में आपको पर डे प्लान भी बनाना है। समझ में आई बात? तो आपके प्लान 3 महीने के भी रेडी होने चाहिए, आपके प्लान हफ्ते के भी रेडी होने चाहिए और आपके प्लान पर डे के भी रेडी होने चाहिए। पर समस्या सबसे बड़ी मैम ये है कि हम 3 महीने का प्लान कैसे बनाएं। मैं समझ सकती हूँ, मोटा मोटा एक प्लान बना लीजिए कि हम इस 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी करेंगे। इस तरीके से आप एक प्लान, मोटा मोटा प्लान बनाइए। पर जब आप बात करते हैं वीकली प्लान की तो थोड़ा सा और आप उसको अंदर घुस के प्रिसाइज करिए कि इस वीक में हम ये पढ़ेंगे। फिर जब आप डेली प्लान बनाते हैं तो वो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा कि आज के दिन एक रात सोने से पहले ही आपका अगले दिन का प्लान रेडी होना चाहिए कि आप अपने कॉपी के पीछे कॉलम बना लीजिए। कॉलम में एक जगह मैथ्स लिख लीजिए, एक जगह साइंस लिख लीजिए, एक जगह इंग्लिश लिख लीजिए, एक जगह सोशल लिख लीजिए और एक जगह हिंदी लिख लीजिए। और उसके बाद आप कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने वाले हैं ये सब आप लिखिए। सो ये आपका टारगेट है, ठीक है। टारगेट में आप ना पहले टाइम टेबल में टारगेट लिखना कि आज मान लो मुझे पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे साइंस में लाइफ प्रोसेस खत्म करना है और कुछ भी केमिस्ट्री का खत्म करना है, मुझे इंग्लिश में ही खत्म। ये आपका टारगेट सेट हो गया है पर डे का, ठीक है। उसके बाद जब आपका टारगेट सेट हो जाए तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। अब देखो, टारगेट सेट हो गया है कि भैया कल हम मैथ्स के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए तो भी हम 2 चैप्टर पढ़ के रहेंगे। इंग्लिश में 1 चैप्टर पूरा पढ़ के रहेंगे, साइंस में हम 2 चैप्टर पढ़ के रहेंगे, सोशल में 1 चैप्टर पढ़ के रहेंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टारगेट बनाइए। मैंने आपको कभी जो है प्रेशराइज नहीं किया कि आपको यही टारगेट बनाना है। उसके बाद आपके पूरे दिन में जो आप टारगेट सेट किए हैं वो कैसे अचीव होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि आपने टारगेट तो बहुत बड़े सेट कर लिए, पर वो अचीव कैसे होगा। समझना, रात में 1 रात पहले आप टारगेट बना लो और ऐसा टारगेट बनाना प्रैक्टिकली जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ऐसा मत बनाइए कि कल तो हम जो है 25 चैप्टर कल ही कंप्लीट कर लेंगे। नो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर पाता, तो आप भी नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट जो है वो वाजिब होना चाहिए, ढंग से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे एक टाइम टेबल। टाइम टेबल में आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा समय लगता है और किस सब्जेक्ट में कम चीजें पढ़ने में भी ज्यादा समय लग रहा है।
किस सब्जेक्ट में कम समय में भी ज्यादा चीजें कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मुझे बायोलॉजी पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, साइंस पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, पर मुझे मैथ्स पढ़ने में जो है समय लगता, तो मैं टाइम टेबल ऐसा सेट करूंगी कि मैथ्स में जो है वो ज्यादा समय लगेगा, तो मैथ्स को मैं ज्यादा टाइम दूंगी। समझ में आई बात? मैथ्स को मैं कैसा दूंगी? ज्यादा टाइम दूंगी। तो आपको अपना जो है टाइम टेबल ऐसा सेट करना है, ध्यान से सुनना, जो आपको जो अपना टाइम टेबल सेट करना है वो कैसा सेट करना है कि आप जिस सब्जेक्ट से नफरत करते हैं या जो आपको पसंद नहीं है उसको हमेशा ही ज्यादा टाइम देना है, जो आपको आता है उसको थोड़ा सा कम टाइम भी देंगे तो चलेगा। समझ में आ गई बात? एम आई क्लियर टू एवरीवन? फिर उसके बाद जब हमें कोई बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, समझना बात को, जब भी हमें कोई बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारे मन में, मान लो कि इफ आई एम हेटिंग द मैथ्स, तो जब मैं मैथ्स पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इंस्टाग्राम चला लूँ, थोड़ा फेसबुक चला लूँ, थोड़ा टीवी देख लूँ, थोड़ा ट्विटर चला लूँ, तो मुझे ऐसा फील होने लगता है, राइट? तो जब आपको ऐसा फील होने लगे, और ऐसा होता ही है बच्चों, तो उस समय पर आपको क्या करना है कि जो भी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ लीजिए। समझ में आई बात? और यहाँ पर जब हम इन चीज़ों से टाइम टेबल बनाते वक्त इन चीज़ों से ये भी आपको माइंड में रखना है कि आप इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको इसका भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा तो मैं सीधे से उठाऊंगा हिंदी या इंग्लिश, जो भी मुझे पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है उससे मैं पढ़ने लगूंगा। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो टाइम बहुत मैटर करता है। मैं प्रेफरेंस में रहती हूँ कि सुबह उठ के पढ़ना, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर माइंड। अगर आप एक अच्छा दिमाग चाहते हैं और अगर आप एक अच्छा शरीर चाहते हैं तो सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है। बाकी आपकी प्रेफरेंसेस है। सुबह उठकर आप ट्राई करिए, एक बार पढ़ के देखिए, यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, एक बार पढ़ के तो देखिए थोड़ा सा। तो आप जो है आपका अपना टाइम टेबल अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बनाएंगे। समझ में आई बात? कभी भी टाइम टेबल बनाते वक्त देखो, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। कल को जब आपका रिजल्ट आ जाए तो फिर बोले हम तो कर सकते थे, हमने नहीं किया। एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं देने के लिए, हम क्या नहीं दे सकते एक्सक्यूज के नाम पे। हम तो गिर गए थे, हमारी कमर टूट गई। बेटा तू जो है तो उस समय गिरा था, 2 महीने तक तो साल भर तू क्या कर रहा था, ये भी तो लोग पूछेंगे ना। तो भैया जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि अभी 3 महीने हैं, और अभी अगर आप कोई टाइम टेबल बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा सा टाइम टेबल बना के दूं तो वो मैं आपको बना के दे सकती हूँ, कोई समस्या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। पर हमेशा हर व्यक्ति के लिए फीजिबल टाइम टेबल वही होता है जो वो स्वयं बनाता है। ठीक है, आप एक टाइम टेबल बनाइए। हमेशा याद रखिए कि जब तक इंसान के मन में डिसिप्लिन नहीं होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको डिसिप्लिन, स्टिक टू द टाइम टेबल। आपको वेट लॉस करना है, वेट बढ़ाना है, आपको पढ़ना है, आपको सक्सेसफुल होना है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं होता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। अभी भी आपके पास 1.5-2 महीने हैं, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरी बात मानिए, मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है, टाइम टेबल बनाते वक्त अगर आप नाइट आउल हैं तब तो कोई बात नहीं, पर अगर आप अर्ली बर्ड हैं तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि सुबह उठ के पढ़ना हमेशा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पर अभी आप कोई ऐसी नई आदत मत डालिएगा। ठीक है, तो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उसको बहुत ज्यादा समय दीजिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, जाइए एक लॉन्ग वॉक लगाइए, एक अच्छा सा गिलास पानी पीजिए साफ सुथरा। उसके बाद जो है नहाइए धोइए रोज, और उसके बाद जो भी आपको पसंद है वो वाला सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए पढ़िए। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे फिर से वो सब्जेक्ट उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो, पढ़ना इज नॉट वेरी, पढ़ना तो कभी मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, थ्योरी एक ऐसा, जैसे मैं बायोलॉजी के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा, तुमको क्या लगता है स्लाइड्स में बनाती हूँ, कोई समस्या नहीं, पर तुमने मुझे हमेशा देखा है प्यारे बच्चों कि मैं हर चीज को लिख के बताती हूँ। बहुत सारी चीजों के डायग्राम तो आपके एनसीईआरटी में होते भी नहीं है, फिर भी मैं उसे बनाती हूँ। सो इट इज द बेस्ट वे टू लर्न द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एनीथिंग एल्स। ठीक है, जो भी चीज आपको नहीं बनती है, ध्यान से सुनना, जो भी चीज आपको नहीं बनती है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द फ्लो चार्ट्स। ठीक है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट बना लीजिए, जैसे ये फ्लो चार्ट में ब्रेन का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो जो भी चीज आपको नहीं बनती है ना, तो कन्वर्ट देम इनटू द फ्लो चार्ट। ठीक है, डायग्राम नहीं आपकी बुक में उस चीज का। ठीक है, तो फिर मैम आप कैसे बना देती हैं? इट इज अ हाइपोथेटिकल डायग्राम। मैं वहां पे लिखती हूँ, आप अपने मन से सोचते हैं, फिर उसको आप एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और उस डायग्राम के चारों तरफ लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी थ्योरेटिकल जो आपके पेजेस भरने हैं वो भी कम भरते हैं, और आप एक बार में बहुत सारी चीजें लर्न भी कर लेते हैं। आप ब्रेन के अलग अलग पार्ट का डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो ब्रेन के कितने पार्ट है 10 पेज पलटने में ही भूल गए। तो भैया ब्रेन का एक फ्लो चार्ट क्यों नहीं बना लेते? हाइपोथेटिकल डायग्राम, हाइपोथेटिकल फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू करिए, और ये
फ्लो चार्ट्स जब आप बना लेते हैं और फिर जब आप अपनी कॉपी को पलट के देखते हैं तो ये फ्लो चार्ट बने रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में भी सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल डायग्राम आप सीबीएसई में नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। आपका एग्जामिनर इस टाइप के प्रेजेंटेशन से इतना खुश होता है कि वो ऑब्वियसली आपको अच्छे नंबर देता है। Am I clear to everyone? जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं बिना लिखे ना पढ़ें, हमेशा नोट्स बनाएं। अब आपके पास इतना समय नहीं है तो नोट्स का जो साइज है वो आप छोटा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर अभी तक भी आपने लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए हैं, अब आप लॉन्ग नोट्स मत बनाइए, अब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो आप पढ़ते हैं वो आप धीरे 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 करके पढ़िए, ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़िए, आराम से पढ़िए, और उसके बाद छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए। अब ये लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपके पास अब समय है। उसके बाद अब आपको जरूरत किस चीज की है? लॉन्ग सिटिंग आवर्स की। बच्चों समझ में आई बात? आपको लॉन्ग सिटिंग आवर्स की जरूरत है। आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। दुनिया में ऐसा कोई तुर्रम खान नहीं होता कि एक बार में 15-15 घंटे पढ़ ले। मैंने भी पढ़ाई की है 15 घंटे, मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई की है, तो क्या एक बार में बैठ के पढ़ लेते? नहीं, उससे कमर भी दर्द होने लगता है, मन भी नहीं करता है। तो आप बैठ कर 10 घंटे टाइम वेस्ट करें, बेटर यह है कि छोटे छोटे से ब्रेक्स लें। समझ रहे हैं बात को? छोटे छोटे से ब्रेक्स लें, छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ पढ़ाई करें। ब्रेक लें, घूम कर आए, आराम से टहल कर आए 5 मिनट का। पर ये नहीं कि ब्रेक ले लिए हैं तो 3 घंटे तक आ ही नहीं रहे। नो, आपकी 15 घंटे की स्टडी में, आपका 13 घंटे की स्टडी में, 10 घंटे की स्टडी में मैक्सिमम ब्रेक 1 घंटे का होना चाहिए। इससे ज्यादा ब्रेक होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? तो आपके ब्रेक्स जो हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। आपको जो मन करता है बच्चों, जो मन करता है इन ब्रेक्स में खाइए, ठीक है। अब देखो आप छोटे बच्चे हैं, कोई देखो हम लोग क्या है, वी कैन बी डाइट कॉन्शियस, हम डाइट कॉन्शियस हो सकते हैं। जो मन करे वो खाइए। आप बहुत ज्यादा आप अपने हेल्थ का खुद ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो आप 10 घंटे की सिटिंग आवर सिर्फ तब बना सकते हैं जब उसके बीच बीच में आप अपनी हॉबी का कोई भी काम करें, क्लीनिंग कर लें, थोड़ा बहुत टीवी देख लें, उसके बाद जो है मान लीजिए आप थोड़ा सा घूम के आ गए, हल्का सा 5-10 मिनट साइकिल चला ली, दिस इज द ब्रेक, इनफ ब्रेक, ठीक है। पर इनके बीच में मैं आपको ये एक सजेशन दूंगी कि अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई लेक्चर यूट्यूब से भी देख रहे हैं तो प्लीज डू नॉट स्विच इनटू द सोशल मीडिया। बिल्कुल स्विच मत करिए, यूट्यूब पे लेक्चर देखते रहिए, कोई समस्या नहीं। आप अभी के लिए कुछ दिनों के लिए रील्स जो है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको डिलीट ही कर दीजिए। क्या जरूरत है? 1 आध महीने बाद फिर से खोल के देख लीजिएगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए जो है डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान के बाद आप जब आप ब्रेक ले रहे हैं, देखो मैंने आपको क्या बोला, कन्वर्ट देम एवरीथिंग इनटू द फ्लो चार्ट्स, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप एक लॉन्ग नोट बनाएं। तो कन्वर्ट होल पैराग्राफ इनटू द फ्लो चार्ट। मैं तो यही सजेशन दूंगी, और आप यकीन मानिए कि अब आपको ये इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है। जब आप 2 दिन पहले रिवाइज करेंगे तो पूरी थ्योरी नहीं पढ़ने वाले। कन्वर्ट होल थ्योरी into the flow charts, ठीक है। कन्वर्ट ऑल द फॉर्मूलाज इनटू द फ्लो चार्ट्स ऑफ द मैथ्स, ठीक है। उसके बाद ये सब कितना भी कर लीजिए आप, पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। खासकर मैं उन सब्जेक्ट्स की बात करूं जहां पे प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लाइक मैथ्स, ठीक है, लाइक फिजिक्स। आपको इनमें प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे होने चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए, और कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल अभी के लिए फिलहाल मत करिए। शॉर्ट ट्रिक्स जब आपके एग्जाम में समय नहीं बचता है ना, तब काम आता है, ठीक है, कि चलो शॉर्ट ट्रिक से आंसर ला देते हैं। पर हमेशा, क्योंकि आपको एक लिखित एग्जाम देना है, क्योंकि आप को एक थ्योरेटिकल एग्जाम देना है, तो आप कभी भी डू नॉट गोज टू द शॉर्ट ट्रिक। 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है, तो प्रॉपरली लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। कई बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को ये मैथ्स का क्वेश्चन तो मैं आता है, चलो आगे बढ़ते, नहीं, आप उसको फिर भी लिखिए और बिना देखे लिखिए। मेरा यकीन मानिएगा, मैंने अपने जीवन में ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं कि मैंने हमेशा क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट किया। मैंने सोचा ये तो मुझे आता था, तो मैंने उनको लिखा ही नहीं। जब वो एग्जाम में सच में क्वेश्चन आया ना, तो मुझसे नहीं बन रहा था, मैंने आधा किया, आधा छोड़ दिया। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, फिर से लिखिए, फिर से लिखिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। और जैसे आप प्रॉपर आंसर लिखते हैं वैसे ही आपके प्रैक्टिस सेशंस के भी आंसर होने चाहिए, तभी आपको एक प्रॉपर आंसर लिखने की प्रैक्टिस होगी। नॉट ओनली फॉर मैथ्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप रट्टाफिकेशन कितना भी कर लीजिए, पर जब तक आपके हाथ लिखने में नहीं चलेंगे, आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। एम आई क्लियर? तो आपको ये समझ में आया? और फ्लो चार्ट जरूर साइड बाय साइड बना के रखिए, क्योंकि जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो रिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई भी चीज पढ़ लेते हैं, मैं हर बार कहती हूं, हर बार, दैट मेमोराइजेशन
मेमोराइजेशन बेटा, कोई भी चीज का मेमोराइजेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यू गेट फेल्ड, आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको हर बार ये ट्रिक बताती हूँ, मैंने अपने जीवन में अप्लाई की है, मैं हमेशा इससे सक्सेसफुल हुई हूँ, आप भी होंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाके पानी पूरी और डोसा इडली खा रहे हैं, नो। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो भले ही आप घर में घूम रहे हैं तो बट यू हैव टू मेमोराइज, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना, पूरा याद करते रहिए, याद करिए, कोशिश करिए, अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालिए कि इसके आगे क्या था, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके आगे क्या स्टेप आना चाहिए, भूल गए आप, स्ट्रेस डालिए, स्ट्रेस डालिए, स्ट्रेस डालिए, स्ट्रेस डालिए, स्ट्रेस डालिए, दिमाग को याद आएगा। इस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि जो चीज आपके हिंड ब्रेन में, आपके हिपोकैम्पस लोब में स्टोर है, उनको बाहर निकालने में ट्रेन कर दिया आपने, तो एग्जाम के समय जो चीजें स्टोर होंगी वो भी बाहर आएंगी। आपका ब्रेन ट्रेन ही नहीं है, कितना भी पढ़ के भर लीजिए वो याद ही नहीं आएगा एग्जाम में। तो आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूसली ट्रेन करिए बाय द मेमोराइजेशन। पढ़ने के बाद किताब को भी बंद करिए, उसके बाद घूमिए और याद करिए कि हमने क्या पढ़ा था। कोशिश करिए अपने दिमाग से कि वो जानकारी निकाले जो आपको याद नहीं आ रही है, और अगर आप उसके बाद भी याद नहीं आ रही, फिर आप अपनी बुक को खोल कर देखिए। मेमोराइजेशन इज बेस्ट ट्रिक टू लर्न एनीथिंग। समझ में आई बात? बेस्ट ट्रिक टू लर्न एनीथिंग बेटा। अगर आप मेमोराइजेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं, मेरा विश्वास मानिएगा। ये बेस्ट टेक्निक होती है, मैंने भी किया है अप्लाई। उसके बाद जब फ्लो चार्ट बन गए हैं, ठीक है, और उसके बाद बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी हाईलाइट कर लिया आपने, स्टिकी नोट्स लगा लिए हैं आपने, सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देन यू हैव टू मेक द की पॉइंट्स। एक पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो वो पॉइंट जिससे वो पूरा 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 पैराग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है। मान लीजिए कि इस पैराग्राफ में, मान लो लाइफ प्रोसेस में हम ये मानते हैं, लाइफ प्रोसेस में मान लो 90 पैराग्राफ है, ऐसा हम ये मान रहे हैं, सो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 90 पैराग्राफ में हम ये मानते हैं कि 1000 कीवर्ड्स है, 1000 कीवर्ड्स है, पर इन कीवर्ड से आपके पूरा 90 पैरा एक्सप्लेन हो रहा है। तो आप एग्जाम के आखिरी दिन में 90 पैरास को थोड़ी पढ़ने जाएंगे, आप 2 दिन पहले उन फ्लो चार्ट्स को लर्न करेंगे जो मैंने आपको बताया कि आपको बनाना है। आप अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट को लर्न करेंगे, जो स्टिकी नोट्स है उनको लर्न करेंगे, और इन कीवर्ड्स को लर्न करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी कॉपी खरीद लाइए, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखा करिए, लाइफ प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ में आता। पैराग्राफ भी लिखिए, इस पैराग्राफ के कीवर्ड्स ये, इस पैराग्राफ के कीवर्ड्स ये, इस पैराग्राफ के कीवर्ड है, पैराग्राफ का हेडिंग, उसका कीवर्ड ये। यकीन मारिएगा लाइफ प्रोसेस 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम में सुबह उठेंगे तो आप पूरे चैप्टर कीवर्ड से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइए, कोई भी चीज तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं। तो प्लीज आपके डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, विच मेक्स, जो कि आपको बिल्ड करेगा, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है। आपके डाइट में बहुत ज़्यादा अभी कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम लीजिए, और लीजिए भी तो फ्रूट्स एंड जूसेस के फॉर्म में लीजिए, और फैट भी थोड़ा कम लीजिए। प्रोटीन आपके डाइट में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक डाइट आप नहीं लेंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग काम करवाना है। ये सब करने के बाद आप हमेशा अपने आप को टेस्ट करिए। प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट पेपर रेडी करिए। ठीक है, आपकी बहुत सारे बाजार में मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके सोल्यूशन पीछे नहीं लिखे रहते, उस पेपर को आप देखिए, बैठ जाइए और 3 घंटे के बाद ही उठिएगा और देखिए कि आपको कितने देर में कितने सवाल बने। एनालाइज करिए, अपने स्कूल टीचर्स को जो है भेजिए, आप जो है मुझे भेजिए। ठीक है, मुझे भेजिए आप मैं टेस्ट करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट तो दे ही डालिए। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी जो आपको हमेशा फॉलो ही करनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें इस चीज के साथ फॉलो करेंगे जो कि है डिसिप्लिन, ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को इसके साथ फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस एंड आप इंडिया के टॉपर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो आज मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, प्लीज आप उसको अप्लाई करिए, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करिए, एंड यू बिकेम द टॉपर। आप टॉपर बनेंगे, और जिन बच्चों ने मेरी स्ट्रैटेजीज आज तक मानी हैं वो टॉपर बने हैं, ये मेरी गारंटी है। सो प्यारे बच्चों, अप्लाई जरूर करिएगा। और अगर अभी भी आपने बैच नहीं खरीदा है तो ये है मैम का कोड फॉर द हसल बैच, जिसमें मैम पढ़ाती है, दिस इज Y547। ये आप लगाइए बच्चों, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप मोटिवेटेड रहें, ठीक है, पर
ये याद रखिएगा कि यू हैव टू लर्न हाउ टू डिसिप्लिन। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा वो रहे, मोटिवेटेड रहे, कभी कभी आपको बहुत गंदा लगेगा, एंजाइटी फील होगी, घबराहट फील होगी, बस आप अपने मन में विश्वास रखिएगा कि अगर मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा तो मैं सक्सेसफुल होगा। आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते रहेंगे, उदास मन होगा एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन से आप भी ठीक हो जाएंगे। डिसिप्लिन जो है वो हमेशा मोटिवेशन को ओवरकम करती है और वही बच्चे टॉप करते हैं। आई होप जो मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आया। प्लीज अप्लाई दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि उन बैचेस पे आपकी मैम ही पढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको फायदा हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।